बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की जानिब बढ़ने से पहले यहां पर हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी के साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इन्हें देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट बेटा, आपको पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होता है। देखिए, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के ना सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है। ये हमारा सर्कल आ गया और ये एक लाइन है पी क्यू, जो देखो इसको सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, ये वाला आर पॉइंट। ठीक है, तो बेटा इस लाइन को हम बोलते हैं ये है टेंजेंट। अगर इस लाइन ने दो पॉइंट को कहीं टच कर दिया तो फिर ये टेंजेंट नहीं रहेगी बेटा। ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट को कट करने वाली जो लाइन है उसको हम फिर कॉर्ड कहते हैं। अगर वो सेंटर से पास करे तो डायमीटर कह देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज पता होनी चाहिए टेंजेंट क्या है। ऐसी लाइन सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई जाए, बात खत्म। ठीक है, जिस तरह यहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है मेरे बच्चों एंगल। एंगल क्या होता है? देखो, अगर कोई बंदा चलता है इस पोजिशन से यहां पर पहुंचता है तो उसकी मेजरमेंट होती है ना कि यहां से यहां कितना आगे तक गया, उसको हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है ना। मीटर्स में उसको मेजर कर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई बॉडी टर्न करती है उसको भी तो मेजर करना होता है ना, कितना एक बॉडी टर्न की है, हाउ मच अ बॉडी टर्न, उसको हम एंगल कहते हैं। उसकी मेजरमेंट को एंगल कहते हैं। लेट्स से देखिए, ये हमारे पास एक इनिशियल पोजीशन है इसकी आर्म की, हम इसको इनिशियल पोजीशन मानते हैं। अब ये यहां से ना बाजू टर्न करके इस पोजीशन में आ गया। ये इनिशियल पोजीशन थी, टर्न करके यहां पर आ गया। अब ये ना आगे गया ना पीछे गया, लेकिन थोड़ा सा मुड़ गया, टर्न हुआ। इसको भी तो मेजरमेंट करने की जरूरत है कि ये बाजू कितना टर्न किया है। इसको बेटा हम एंगल कहते हैं। हाउ मच अ बॉडी टर्न, सिंपली एंगल। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास एंगल आ गया। देखें, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, यहां से इस पोजीशन में गया, कितना टर्न किया, उसकी मेजरमेंट को एंगल कहते हैं। इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके जी। तो आपने एंगल के बारे में जान लिया और टेंजेंट के बारे में जान लिया, राइट। अब हमने कुछ थ्योरम्स यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, और इन थ्योरम से ना बेटा हमने कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड करने हैं। वो रिजल्ट्स आपने भूलने नहीं, उनको याद रखना है। उन्हीं रिजल्ट्स की बेस के ऊपर ना हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए बेटा थ्योरम नंबर 10.1 पे। ये थ्योरम आपको ये कहता है कि अगर एक सर्कल का जो रेडियस है ना, रेडियस का जो बाहरी किनारा है, उस किनारे के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, रेडियस के बाहरी किनारे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो वो जो आपने लाइन ड्रा की है परपेंडिकुलरली, वो उस सर्कल का टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये देखो, ये सर्कल आया, ये इसका रेडियस, ये रेडियस का बाहरी किनारे या बाहरी पॉइंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये क्या है, सर्कल का टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। फिर थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि भाई एक सर्कल के अंदर जो रेडियस होता है और टेंजेंट होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, बस, और तो कोई बात नहीं करता ये। इसको कैसे हम देखेंगे जी? The tangent to a circle and the radial segment joining the point of contact and center are perpendicular to each other. ठीक है, रेडियल सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं जहां पर ये लाइन इसको टच कर रही है, उनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, ठीक है, वो इस पी क्यू लाइन यानी जो टेंजेंट है उसके साथ परपेंडिकुलर होती है। तो क्या याद रखना है? ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, अब याद रखिए, अगर कोई भी लाइन सर्कल के रेडियस के बाहरी किनारे पर है और परपेंडिकुलर है तो वो सर्कल का टेंजेंट होगी, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट कि रेडियस का टेंजेंट के साथ एंगल 90 डिग्री होता है, ये याद रखना आपने। ठीक है, कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, रेडियस टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। आगे बढ़िए,
फिर आता है बेटा थ्योरम नंबर 10.3। ये कहता है कि भाई सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से ना आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा कर लो, ठीक है। तो वो दोनों टेंजेंट ना लेंथ में बराबर होंगे। मतलब देखिए ये आ गया सर्कल, ये आ गया एक बाहर से लिया गया पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करो और इस तरफ भी ड्रा कर लो, दो टेंजेंट ड्रा किए रह सकते हैं। तो ये दोनों टेंजेंट यानी ए से बी तक और ए से सी तक ये लेंथ बराबर होगी, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे ये टच कर रहा है वहां से लेकर इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे ये टच कर रहा है वहां से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट ए बी और ए सी ये दोनों बराबर होंगे। स्टेटमेंट ये कहती है द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। दो टेंजेंट जो सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर ड्रा करते हैं वो दोनों लेंथ में बराबर होते हैं। तो क्या रिजल्ट निकाला कि सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रा करोगे सर्कल पर, दोनों की लेंथ बराबर होगी बस। और फिर आ गया हमारा नेक्स्ट थ्योरम 10.4। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर दो सर्कल है ना आपके पास और वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी ये बाहर से, एक सर्कल दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है, उससे बाहर है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो फासला होगा वो बराबर होता है इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। सिंपल। ये देखिए इफ टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, तो वो इन दोनों सर्कल के सेंटर के दरमियान फासला होगा अगर वो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो थ्योरम आता है वो ये कहता है कि अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, लाइक देखो एक ये बड़ा वाला सर्कल है, एक उसके अंदर छोटा सर्कल है, अब ये उसके अंदर पे आ जा रहा है ना, तो अंदर वाली तरफ से ये टच कर रहा है, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दो सेंटर्स के दरमियान फासला, यानी ये देखिए ये बी जो है वो छोटे सर्कल का सेंटर है और ए जो है वो बड़े सर्कल का सेंटर है, लेट्स से इन दोनों के सेंटर के दरमियान फासला निकालना है, तो फिर बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस माइनस करना पड़ेगा। ये देखो ना, यहां से लेकर यहां तक जो है ना ये बड़े सर्कल के रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक छोटे सर्कल के रेडियस है। अगर आपको ये लेंथ निकालनी है तो इस बड़ी लेंथ में से ये छोटी लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, है ना। तो दैट्स व्हाई ओ से ए तक बड़ा रेडियस, ओ बी छोटा रेडियस, इस पूरी लेंथ में से यानी R1 में से ये लेंथ माइनस कर देंगे यानी R2, तो ए भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आता है जी 10.6 लास्ट हमारा थ्योरम, ठीक है। और ये बच्चों को ना थोड़ा परेशान करता है, जहां इसको अप्लाई करना होता है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक इसका सीधा सा आसान सा पॉइंट बताऊंगा, वो आपने याद रखना है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको अप्लाई करते हुए, ठीक है। ये थ्योरम कहता है कि भाई एक जो कार्ड है ना, कार्ड समझते हैं ना, ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती हुई जाए। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास कार्ड है, अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको मैं ए पॉइंट कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, इसको मैं सी पॉइंट कह देता हूं, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से, अब ये जो ए बी कार्ड है ना आपके पास, क्योंकि दो पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा कार्ड है, और ये जो एक लाइन है ये वाली, इसको भी हम नाम दे देते हैं जी, इसको पी क्यू लाइन कह देते हैं, पी क्यू लाइन, ठीक है। अब ये पी क्यू लाइन जो है ये टेंजेंट है और ए बी जो है वो कार्ड है। अब यहां पर ये कार्ड और ये जो टेंजेंट है उनके दरमियान में एक एंगल है जी थीटा, ठीक है। अगर एक कार्ड और एक टेंजेंट के दरमियान एंगल थीटा है ना, ठीक है, तो वो कार्ड जो है सर्कल को जिन दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, मतलब देखो इस लाइन से इधर समझो ये पूरी एक ना एक आपका वो समझ लो केक है, यहां से आपने ऐसे कट कर लिया, इसके दो सेगमेंट बना लिए, दो हिस्से बना लिए, एक हिस्सा नीचे वाला इधर और एक हिस्सा ऊपर वाला ये वाला, ठीक है। तो कहता है कि अगर एक कार्ड टेंजेंट के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो वही एंगल थीटा इस कार्ड का जो अल्टरनेट सेगमेंट है उसके अंदर एंगल होगा। अब देखो ये एक सेगमेंट, ये उसका अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। ये कार्ड अल्टरनेट सेगमेंट के अंदर भी वही एंगल बनाएगा, यानी जो एंगल यहां पर वही एंगल यहां पर। अगर मैं स्टेटमेंट से समझाऊं, एन एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड द कार्ड, टेंजेंट और कार्ड के दरमियान जो एंगल पाया जाता है थीटा ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, यानी जहां पर ये कार्ड और ये टेंजेंट दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, वो बराबर होता है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट के। तो ये हमारा जो है वो मेन सेगमेंट है, जो कि जिसकी जानिब एंगल है, यानी जिसकी तरफ एंगल बन रहा है, उसका अल्टरनेट सेगमेंट ये बनता है। सेगमेंट मतलब इस सर्कल का हिस्सा। अब इस सेगमेंट के अंदर ये कार्ड वही एंगल बनाएगा जो इस कार्ड ने इस टेंजेंट के साथ एंगल बनाया, ठीक है। लेकिन बच्चों को यहाँ पे आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, इसको प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन हमने इसकी बेस पे मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना,
तो इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा। अब जरा मेन पॉइंट पे आओ कि हमने इसको याद कैसे रखना है और किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। सीधी सीधी बात है, देखो ये कार्ड है और ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। कार्ड और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल है ना, वही एंगल कार्ड सर्कमफेरेंस के साथ बनाएगा, वही एंगल कार्ड सर्कमफेरेंस के साथ बनाएगा, लेकिन अल्टरनेट सेगमेंट में। ये हमारा एक सेगमेंट है जिसके अंदर मेन एंगल आ रहा है, ये उसका अल्टरनेट सेगमेंट है। तो ये कार्ड अल्टरनेट एंगल जो बनाएगा ना, ठीक है, वो हमारा इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे अल्फाज में और आसान कर दूं अगर, तो ट्रिक अगर बता दूं आपको, तो वो बेटा ये है कि ये कार्ड है ना, इस कार्ड के अपोजिट जो एंगल होगा ना, वो इसके बराबर होगा, बस, ठीक है। लेकिन याद रखना, इस सेगमेंट दो हैं सर्कल के, एक इधर सेगमेंट है, एक इधर सेगमेंट है। जिसकी जानिब एंगल थीटा बना हुआ है उसके अपोजिट साइड पे आपने आ जाना, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। फिर से बता देता हूं, कार्ड और लाइन के दरमियान, टेंजेंट के दरमियान जो एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में, यानी जिस तरफ थीटा है उसके अपोजिट साइड पे, ये देखिए ये कार्ड है ना, इसके दो सेगमेंट, एक ये सेगमेंट एक ये सेगमेंट, ये अल्टरनेट सेगमेंट है। तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये कार्ड जो सर्कम एंगल बनाएगा वो इसके बराबर होगा। और अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास बनी हुई है, ऑलरेडी ट्रायंगल बनी हुई है, जिस तरह की ये ट्रायंगल आपको दिख रही है इधर, तो जो एंगल थीटा है ना यहां पर कार्ड और टेंजेंट के दरमियान, वही एंगल थीटा कार्ड के अपोजिट होगा, कार्ड के अपोजिट, ये कार्ड वाली लाइन है ना, उसके अपोजिट यहां पर होगा, ठीक है। बस ये बात याद रख लो। चलिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चंस की जानिब, और जो रिजल्ट्स आपको बताए हैं ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। दी गई डायग्राम में जो अननोन है उसकी वैल्यू को मालूम कीजिए। जैसे इस डायग्राम में आर अननोन है, यहाँ पे डी अननोन है, यहाँ पे वाई अननोन है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों अननोन है। इनकी वैल्यूज को बेटा हमने मालूम करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 1 से। ये वाली हमें डायग्राम दी गई है, इसमें हमने आर की वैल्यू मालूम करनी है। तो बेटा जरा गौर से इस डायग्राम को देखें कि आर क्या है। आर इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है। और आपको एक ये लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर और एक ये लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो पी क्यू है ना, ये सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है, ये टेंजेंट है। और ये ओ क्यू आर जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, ये रेडियस है, ठीक है बेटा। और हम जानते हैं कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, सही है। अब ये जो ओपी लाइन है, ये इसको मिला के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देती है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आपको मालूम है और तीसरी साइड आपने मालूम करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताओगे कि ओ क्यू वो परपेंडिकुलर है पी क्यू से, ठीक है। ओ क्यू पी क्यू से परपेंडिकुलर, रीजन क्योंकि हमेशा याद रखें टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। बेसिक कंसेप्ट के अंदर मैं आपको बता के लाया हूं, ठीक है। यहां पर लिख भी दिया है, ओके। तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई कर दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसके अंदर याद रहे कि ये 90 डिग्री का एंगल है ना, इसके ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, इसको बेस नहीं समझ लेना, समझ गए। ये हाइपोटेन्यूज है ओपी, तो ओपी का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए। तो एक की वैल्यू 12, एक की वैल्यू जो है वो हमने अब मालूम करनी है, उसको हम आर लिख देंगे, ठीक है। ओके जी, तो इसकी ओपी की वैल्यू हमें बताई गई है क्वेश्चन में 13 है, पी क्यू की वैल्यू 12 है, ओ क्यू जो है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम इसी तरह लिखेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसको आर उसकी जगह लिखेंगे तो आर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, माइनस करो, 25 बचेगा आर स्क्वायर के इक्वल। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आर आएगा। और यहाँ 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। यूनिट अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर आएगा। तो ये बेटा आपने आसानी के साथ इस आर की वैल्यू को मालूम कर लिया। उसके बाद फिर पार्ट नंबर 2 के ऊपर आइए। इसके अंदर क्या मालूम करना है, ये जो फासला है ओ से लेकर एल तक ना, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसकी वैल्यू को आपने मालूम करना है। और आपको ये वैल्यू आपको बताई गई है एल एम की और ओ एम की वैल्यू बताई गई है, ठीक है। तो गौर से देखिए बेटा, ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, इसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। और सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो देखिए आप ओ को एल से ज्वाइन करने से बेटा ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी दो साइड आपको मालूम है, तो तीसरी साइड आप बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इस तीसरी साइड को मालूम कर लीजिए।
ओके जी, तो चलिए प्रॉपरली सॉल्व करते हैं इसको। आप बताएंगे कि OM परपेंडिकुलर है ML के ऊपर या LM के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एक रेडियस है और एक टेंजेंट है। रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये पहले बता दें 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो इसके ऊपर हम थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, ठीक है। अब इसके मुताबिक मैंने बताया बेटा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो वो कौन सी है जी, OL, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस इसको ले लेते हैं LM या ML, और जो परपेंडिकुलर है वो बेटा OM आ गया, ठीक है। तो OL की वैल्यू को मालूम करना है, उसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो D इसी तरह लिखा रहने दीजिए। ML की वैल्यू 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और OM की वैल्यू बेटा 2 है। इसका स्क्वायर लेंगे, ये देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है और 3 का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो 108 आएगा, ठीक है। अच्छा, और 2 का स्क्वायर लोगे तो 4, दोनों को जमा करो 112। D स्क्वायर इज इक्वल टू 112, मगर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, D की। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, D आएगा, और यहां पर मेरे बेटे आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। कैलकुलेटर से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। ये आपके पास आ गया आंसर, सही है बेटे। अच्छा, उसके बाद फिर आइए पार्ट नंबर 3 के ऊपर। अब इसको गौर से देखिए, यहां पर मेरे बेटे हमने ये y की वैल्यू मालूम करनी है और इस x की वैल्यू को भी हमने मालूम करना है, ठीक है। अब याद रखें, हमने थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल के बाहर से अगर कोई एक पॉइंट है लाइक A, वहां से आप सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रा करते हैं, जैसे यहां से ये एक टेंजेंट ड्रा किया गया और यहां से ये भी एक टेंजेंट ड्रा किया गया, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, लेंथ में बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि A से B तक जो लेंथ है और A से C तक जो लेंथ है वो दोनों बराबर है, लिहाजा AB बराबर है AC के। AB जो है वो उसको हम लिख रहे हैं जी 8 सेंटीमीटर, तो AC को यहाँ पे वो x शो कर रहा है तो उसकी जगह x लिख दीजिए, तो सीधी सीधी x की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। साथ में लॉजिक बतानी है, बिकॉज द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल, जो टेंजेंट बनाते हैं वो टेंजेंट इक्वल होते हैं, ठीक है, ओके जी। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे बेटा ये जो y की वैल्यू उसे मालूम करने के लिए, ठीक है। उसके लिए वही हमारे पास तरीकाकार होगा, ट्राइंगल के जरिए सॉल्व करेंगे। देखिए पहली बात देखिए बेटा, ये जो आपके पास एक लाइन आ रही सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, इसको हम टेंजेंट कहते हैं, और सर्कल के सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम रेडियस कहते हैं। ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट हमेशा हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, लिहाजा ये साइड और ये साइड परपेंडिकुलर, हम कह देंगे PB इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। PB इज परपेंडिकुलर टू AB, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अगर ये परपेंडिकुलर हुए तो बेटा ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, ठीक, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें एक साइड दी गई है, एक साइड मालूम करनी है और एक एंगल दिया गया है। अगर आपको एंगल दे दिया गया तो फिर आप यहाँ पे आसानी के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका इस्तेमाल करते हुए y की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे को कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है, साइन, कॉस या टेन। तो मेरे बेटा आप ये देखा करें कि कौन सी साइड आपको दी गई है, यानी एक गिवन और एक जो फाइंड करनी है वो कौन सी साइड है। ये देखिए ये 90 डिग्री है, 90 की अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरे बच्चों देखो यहां पर हमने इसमें देख लिया कि ये बेस आ गया और ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करने वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा वो कौन सी वाली होती है, वो होती है जी हमारे पास tan थीटा। सो हम यहाँ पे लगाएंगे जी tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हियर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, ओके। तो थीटा की वैल्यू कितनी बताएगी, 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास PB, और जो आगे हमारे पास बेस आ गई वो AB आ गई, ठीक है, ओके। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करो, y by 8 इंटू टेन ऑफ 30। अब मेरे बच्चों क्या होगा, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करोगे तो मिलेगा 4.62 सेंटीमीटर में अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे और भी डिजिट्स आगे होते हैं, मैंने उसको बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखा, बाकी मैंने आगे टर्मिनेट कर दिए। तो बेटा ये आपके पास आ गया आंसर। उसके बाद फिर आइए पार्ट नंबर 4 के ऊपर, ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 4। अब इसके अंदर जो है वो आपको एक एंगल दिया गया 25 डिग्री। अब याद रखें ये जो ब्लू कलर की मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना डायग्राम के ऊपर, वो मैंने बाद में लिखा सॉल्व करते हुए। ये जो ब्लैक डायग्राम है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, बात समझ आ गई। ब्लू वाला मैंने बाद में लिखा है, जो प्रॉपर क्वेश्चन दिया गया आपको डायग्राम वो ब्लैक कलर से है। अच्छा देखिए, अब इसमें सिर्फ आपको ये 25 डिग्री का एक एंगल दिया गया और ये एंगल जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और ये यहाँ पर एक एंगल है वो भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा,
कि अगर ये एंगल 25 है तो ये भी 25 होगा। भाई क्यों 25 होगा? देखिए ये हमारे पास एक सर्कमस्क्राइब एंगल है, ठीक है, जो सर्कल से बाहर से बनता है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ। यहां से देखिए ये वाला, ठीक है। और इसकी ये खूबी होती है कि अगर इसके वर्टेक्स से सर्कल के सेंटर तक लाइन को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये आ गया हमारे पास सर्कमस्क्राइब एंगल, और ये उसका सेंटर और ये वर्टेक्स, इनको बनाने वाली लाइन इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में काटती है। अगर ये 25 है तो फिर ये भी लाजमी तौर पर 25 ही होगा, इसलिए अगर ये 25 तो मैंने यहां पर भी 25 डिग्री लिख दिया है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमने मेन जो वैल्यू मालूम करनी है वो y की और x की मालूम करनी है। उसके ऊपर आ जाए तो दूसरी बात, a से b तक, a से c तक दोनों लेंथ बराबर हैं। भाई क्यों बराबर हैं? हम जानते हैं कि सर्कल के बाहर से अगर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रा कर ले तो उन दोनों की लेंथ बराबर होगी, इसलिए ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो ये देखिए ये हमारे पास एक जो ट्राइंगल बन रही है ना, ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, ठीक है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। अब ये जो ऊपर 25-25 वाला वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। एक ये भी बात मैंने मेंशन कर दी कि ये दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं, AB और AC दोनों बराबर हैं। इसके अलावा अगर ये एंगल 25 है तो ये एंगल भी 25 होगा। क्यों? क्योंकि सर्कमस्क्राइब एंगल है ये, और उसके सर्कल के सेंटर से वर्टेक्स तक ज्वाइन करने से वो आधा आधा होता है, इसलिए दोनों 25 के बराबर है। फिर आप आ जाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर, ABC ट्राइंगल, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसमें क्योंकि ये साइड इस साइड की इक्वल है, क्यों इक्वल है? अभी अभी हमने सीखा कि ये सर्कल के एक बाहरी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा किए गए हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए ये साइड बराबर है, क्योंकि ये भी टेंजेंट है सर्कल पर, ये भी टेंजेंट है सर्कल पर, और आउटसाइड पॉइंट से आए हुए हैं, लिहाजा दोनों साइड बराबर है। तो जब एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर होती है ना, तो उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। इस साइड का ऑपोजिट ये एंगल बनता है, इस साइड का ऑपोजिट ये एंगल बनता है। तो अगर ये y है तो फिर ये भी कितना होगा? y होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से y को लिख दिया, ठीक है बेटा। तो हमने पहले साबित कर दिया कि ये दोनों साइड बराबर हैं, फिर हमने कहा दो साइड बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी y तो ये भी y। अब देखिए ये y और ये 25-25 50 हो जाता है, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, वरना 25-25 प्लस करके भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मेरे बच्चों, तो अब हम जानते हैं कि ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 होता है, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टी मेंशन किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 होता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है, ठीक है ना। एंगल C पॉइंट पे, B पॉइंट पे और A पॉइंट के ऊपर। एंगल y प्लस एंगल 50, एंगल y प्लस एंगल 50, यानी तीनों एंगल का सम बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है। अब 25-25 50 इकट्ठा भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है, तो 2y आ गया, 50 को उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, 130 आ जाएगा, 180 में से 50 गया तो 130, सो 2y इज इक्वल टू 130। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इतना बच्चे आप कर लेते हैं। तो 130 को 2 से डिवाइड करो 65 आएगा, सो y इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये बेटा हमारे पास आ गया इसका आंसर y का। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब यहां पर ना हम जानते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास OB रेडियस है और AB क्या है? टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर होता है उसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना होगा? 90, और ये एंगल दो हिस्सों में बटा हुआ है x प्लस y में। इसका मतलब है x प्लस y दोनों जमा होकर 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया एज AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू OB, OB और AB दोनों आगे परपेंडिकुलर, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेसिकली x प्लस y दोनों मिलकर फिर एंगल किसके बराबर बन जाएंगे? 90 डिग्री के, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि एंगल OBA ये पूरा एंगल जो है वो 90 है और ये एंगल दो हिस्सों में बटा हुआ है x जमा y, तो इसी का लिख दिया x जमा y बराबर है 90 के। अब आपको y की वैल्यू तो पता लग गई, यहां से कितना है जी? 65 डिग्री है, पुट कर दो, x इसी तरह लिखा रहेगा, 65 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 25 आएगा। सो x की वैल्यू बेटा आपको बस कितनी आ गई? 25 डिग्री। इस तरह x भी आ गया और आपके पास y भी आ गया, दोनों एंगल आपने आसानी के साथ मालूम कर लिए। पार्ट नंबर 5 के ऊपर आ जाइए। अब इसमें ये हमें डायग्राम दी गई है बेटा, इसमें हमने ये वाला एंगल मालूम करना है और ये वाली जो साइड B है उसको हमने मालूम करना है, ठीक है बेटा। अब गौर से देखिए कि ये एक लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, तो ये हुई टेंजेंट, ठीक है। और ये सर्कल के सेंटर और सर्कल के एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसको हम कहते हैं रेडियस। अब टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ 90 लिख लो, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का लिखा है ये मैंने खुद लिखा है, ये क्वेश्चन में नहीं था, सही बेटा। ये आ गया हमारे पास 90। ये एंगल हमने मालूम करना है। देखो ये एक ट्राइंगल बन रही है, इसमें ये एंगल मालूम है,
ये मालूम करना है, लेकिन ये उस वक्त तक मालूम नहीं होगा जब तक ये वाला एंगल पता ना चले। अब इस वाले एंगल का पता चलाने के लिए पहले हमें ये एंगल पता करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का एंगल कितना होता है जी, मिलके एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है 180 का। तो पहले क्या करो, ये एंगल मालूम करो, उससे ये पता चलेगा, जब ये पता चलेगा तो फिर ये पता चलेगा। ये तरीकाकार है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम बताएंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। क्यों? ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। अगर ये दोनों बराबर है ना बेटा, ठीक है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इसका मतलब अगर ये 30 है तो फिर ये भी कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों 30-30 हो गए। अब एक ट्रायंगल के अंदर अगर ये भी 30 है, ये भी 30 है, तीसरा एंगल मालूम करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 30 तो ये फिर 120 होगा, ठीक है। ये आ गया 120 डिग्री, ठीक है। जब ये 120 आ गया तो अब देखो ये स्ट्रेट एंगल है ना, यहां से यहां तक पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर ये 120 है तो फिर ये कितना होगा बेटा, ये फिर 60 होगा, ठीक है। जब ये 60 पता चल गया तो अब आपका मसला आसान हो गया। अब आप तीनों का सम 180 निकाल लो, 90 और 60 ये बनेगा 150, ठीक है, और बाकी फिर रहेगा 30, तो ए की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रॉपर एक तरीके से लेके चलता हूँ। सबसे पहले आप बताओगे कि भाई ए बी बी सी के साथ जो है वो परपेंडिकुलर है। वजह यह है कि टेंजेंट हमेशा रेडियस से होता ही परपेंडिकुलर है। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया जी सी बी ए, ठीक है, या ए बी सी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का ना, ए बी सी या सी बी ए की बात है। इसको यूं पढ़ा जाता है, ए से चले बी से मुड़े सी पे पहुंचे, या सी से चले बी से मुड़े ए पर पहुंचे, ठीक है। जो मेन पॉइंट है ना बी जिस पे एंगल है वो सेंटर में रखना आपने, ठीक है। बाकी ए बी सी या सी बी ए कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ये एंगल फिर साबित हुआ कि 90 है। क्यों? टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके ओके जी। उसके बाद फिर हम इस एंगल को पहले मालूम करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम ये सारा प्रोसीजर करेंगे। तो हम इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ये वाली जो है CBD, ठीक है। इसमें ये रेडियस है, ये भी रेडियस है सर्कल का। रेडियस ऑफ सर्कल कभी डिफरेंट हो नहीं सकते, इसलिए दोनों साइडें बराबर है। तो बता दिया मैंने बेटा, CD BC के बराबर है। वजह रेडियाई ऑफ द सर्कल है। अगर दो साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखें। ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा CBD फिर BCD के इक्वल होगा, सॉरी CDB के इक्वल होगा। CBD यानी C से चले B से मुड़े D पर पहुंचे, C से चले B से मुड़े D पर पहुंचे 30, और C से चले D से मुड़े B पर पहुंचे CDB यानी ये वाला D पॉइंट वाला एंगल और B पॉइंट वाला एंगल। ये देखो सेंटर में B, सेंटर में D, बस इसको देख लो, B वाला और D वाला एंगल दोनों बराबर होंगे ये वाले, और ये 30 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये भी 30 है, ये भी 30, तो तीसरा फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो तीसरे की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 180 में से दोनों माइनस कर दो, 120 डिग्री, ठीक है। ये पता लग गया 120 डिग्री का है, ओके हो गया। अब ये 120 है तो स्ट्रेट एंगल यानी इसका और इसका सम, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, इन दोनों का सम 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये फिर 60 होगा। तो देख लो, एक एंगल DCB और एंगल BC, ये दोनों का सम किया तो 180, और DCB की वैल्यू 120 है, कैलकुलेट किया ऊपर हमने, और CBA की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और इक्वल 180, यानी दोनों का सम 180। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है इस तरह से, वो 180 डिग्री बनता है। अब उसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा 120 का तो दूसरा टुकड़ा फिर 60 का होगा। तो इस 120 को जाकर उधर माइनस करो, 60 आ गया। सो एंगल BCA इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है। अब ये इस ट्रायंगल के अंदर ना, इस ट्रायंगल ABC के अंदर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब ये आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। उसमें से एक जो है वो एंगल अननाउन है A, दूसरा एंगल नाउन है 60, तीसरा एंगल नाउन है 90। तो अब क्या करोगे, इन तीनों का सम 180 के इक्वल लिखोगे। अब 60 और 90 उधर जाके माइनस कर दो, तो A की वैल्यू मेरे बेटे आपके पास 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो पता लगा कि A की वैल्यू है वो आपके पास है 30 डिग्री। ये भी हो गया। उसके बाद तीसरा पार्ट फिर आज बेटा, ये साइड जो है वो B साइड मालूम करनी है। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें ये साइड इस साइड के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना, इसको ये किसी भी एक एंगल को आप ले सकते हैं, एक एंगल कंसीडर कर लीजिए। अगर आप 30 डिग्री को कंसीडर करते हैं इसको, ठीक है, तो एंगल थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेरे बच्चों अब देखो, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के हम इसकी वैल्यू को, अननोन वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? उसकी रीजन क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि उसके लिए दो साइडें गिवन होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक साइड गिवन और एक एंगल गिवन हो गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास बेस
और इसके अलावा ये जो है वो आ गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को डील करने वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉज है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज, तो कॉज यूज किया इस वजह से। अब एंगल जो है वो हमने ये वाला ए यूज किया, वो आपके पास 30 डिग्री है, और बेस जो है वो आपके पास ये बेस है 15 डिग्री, और जो हाइपोटेन्यूज है वो ये वाला है, वो बी है, और cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होती है, और ये इधर 15/b की तरह से रहा। अब मेरे बच्चों आपको b की वैल्यू चाहिए ना, उसको इधर ले आओ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ कर दिया 15 ज़रब 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब कैलकुलेटर से करो 30 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको आंसर देगा 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, साथ में यूनिट लिख दो सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया। बात समझ आ गई बेटा? ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है बेटा, थोड़ी देर वीडियो को रोकिए, पीछे कीजिए, दोबारा इसको समझिए, ठीक है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ लेंथी है। अच्छा, उसके बाद फिर आइए इसके पार्ट नंबर 6 के ऊपर। अब पार्ट नंबर 6 में हमारे पास ये डायग्राम अवेलेबल है। इसमें एक ये एंगल मालूम करना है ए, और बेटा एक ये वाला एंगल मालूम करना है हमने बी, ठीक है। जो ब्लू कलर की है ये मैंने बाद में सोल्यूशन के वक्त इसमें चीजें लिखी है, बाकी ओरिजिनल डायग्राम जो आपको क्वेश्चन में मिलती है बेटा वो ब्लैक कलर वाला पार्ट है सारा, सही है, ओके। तो सबसे पहले इस एंगल पे आ जाते हैं। अगर देखो बेटा ये एक 4 कोनों वाली शेप बन रही है, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 साइडों वाली, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। याद रखो एक क्वाड्रिलेटरल चाहे किसी भी शेप की हो ना, उसके चारों एंगल का सम 360 होता है। ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है। अब आप सोचेंगे सर ये तो नहीं हमें बुक में उसने बताया। बेटा ये एक टेंजेंट है, क्योंकि साइकिल का सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, ये भी टेंजेंट है, साइकिल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। सेंटर से साइकिल के सेंटर से साइकिल के एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन रेडियस, साइकिल के सेंटर से साइकिल के एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट। और रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं। सो ये टेंजेंट इस रेडियस से परपेंडिकुलर, सो एंगल 90। ये रेडियस इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर, सो एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, इसमें ज्यादा बेहतर है कि आप बता दें, साथ में मेंशन कर दें कि जो PB है, ठीक है, PB इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, और जो इसके अलावा और कौन सा था जी, PC, हाँ, PC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AC के। ज्यादा बेहतर होगा अगर आप साथ में ये चीज मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एंगल 90 आपने वेरीफाई कर दिया, और ये वाला एंगल भी आपने 90 का वेरीफाई कर दिया। ये उसने खुद बताया 120 का, तो ये हम मालूम कर लेंगे। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। सो क्वाड्रिलेटरल ACPB या ABPC, ठीक है, ABPC मैंने नाम लिख दिया इसका। चारों एंगल का सम 360 होता है। सो एक A है, हमने मालूम करना है, दूसरा 90 प्लस 90 प्लस 120, 90 प्लस 90 ये वाला 120, इन सब का सम 360 होगा। तो आप 360 में से इन सबको माइनस करो ना, तो जवाब मिलेगा 60। ठीक है बेटा, ओके। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 60 डिग्री। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने क्या करना है बेटा जी, ये वाला एंगल मालूम करना है। अब इस ट्रायंगल में पहले जरा गौर से देखो बेटा, ये साइकिल का सेंटर, साइकिल का एक पॉइंट, ये रेडियस है, साइकिल का सेंटर, साइकिल का एक पॉइंट, ये भी रेडियस है। तो क्या साइकिल के रेडियस कभी डिफरेंट हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो सर्कल ही नहीं है। तो क्योंकि ये सर्कल के दोनों रेडियस हैं, इसलिए लाजमी तौर पर ये बराबर होंगे। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। अब दो साइड अगर एक ट्रायंगल में बराबर होती है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। अब देखो इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, ये वाला, और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है। अगर ये बी है तो ये भी फिर कितना होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एंगल दोनों बराबर हैं। अगर जब तक इसकी वैल्यू नहीं मिलती ना, तो आप बी की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू को मालूम करेंगे, क्योंकि जब इसकी वैल्यू पता लग जाएगी तो फिर हम इसकी बी की वैल्यू भी मालूम कर लेंगे। अब ये देखो, उसने बताया यहां से लेकर यह वाला एंगल 120 है, और ये देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 के दो टुकड़े करो, एक 120 हो गया, तो बाकी कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास 60। ठीक है, ये 60, ये बी और ये बी। अब हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, बी जमा 60, तो वहां से मेरे बच्चों आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया भी स्ट्रेट एंगल जो है ना, ये जो स्ट्रेट एंगल है BPD, ये स्ट्रेट एंगल बराबर है एंगल BPC प्लस एंगल CPD, यानी ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों एंगल को जमा करें तो स्ट्रेट एंगल बनता है 180 का। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है। बीपीसी की वैल्यू इसने खुद बताई है 120 है, CPD की वैल्यू अभी हमने मालूम करनी है ताकि हम इन वैल्यूज को जान पाएं।
तो इसको इसी तरह से लिख दो, 120 को इधर आके माइनस करोगे तो CPD एंगल आया 60 डिग्री का। तो पता लगा ये वाला एंगल जो है वो आपके पास आ गया मेरे बच्चों 60 डिग्री का। जब ये 60 डिग्री हो गया तो अब आपका मसला हो गया आसान, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस ट्राइंगल CPD ट्राइंगल के अंदर जो है वो ये साइड इस साइड के इक्वल है। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो हम लिखा PCBD के बराबर है। अगर साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका नाम क्या है, PCD इज इक्वल टू PDC। ये देखो PCD और PDC ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और अगर एक बी है तो दूसरे को फिर क्या नाम देंगे, बी का नाम देंगे। सो इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल PCD प्लस एंगल CPD प्लस एंगल CPD, याद रखो बेटा जिस पॉइंट के ऊपर एंगल होता है ना वो पॉइंट सेंटर में, देखो इसमें C पॉइंट पर, D पॉइंट पर, P पॉइंट पर है। तो देखो ये सेंटर में C, सेंटर में D और सेंटर में P, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब इसको B का नाम दिया गया है, इसको भी हमने C और D वाले पॉइंट है ना, C और D वाले पॉइंट B और B, और CPD जो है वो हमने ऊपर मालूम कर लिया था स्ट्रेट एंगल से 60 डिग्री। वो पुट करने के बाद इसको 180 के इक्वल रख दो। एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है ना, या B है तो चलो बनाना प्लस बनाना 2 बनाना, और ये 60 उधर जाके माइनस कर दो। तो 2 बनाना इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120। हमें चाहिए B की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके उधर डिवाइड कर दो। तो 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 बचेगा। तो मेरे बच्चों आपने इस अननोन एंगल B की वैल्यू को भी मालूम कर लिया, ठीक है। वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया आपके पास। उसके बाद आ जाओ मेरे बच्चों पार्ट नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। पार्ट नंबर 7 में देखें अगर आप, तो ये हमारे पास एक टेंजेंट है और इसके अंदर ये कॉर्ड है AB, ठीक है। और ये एक कॉमन पॉइंट है जिसमें कार्ड और टेंजेंट मिल रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और हमें वो कहता है भाई आप ना ये ए वाला एंगल मालूम करो। तो यहां पर ना हम बेटा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे जो लास्ट में हमने सीखा था, थ्योरम नंबर 10.6, ठीक है। उसका हम शॉर्ट नेम लिखते हैं जी बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अब वो थ्योरम क्या कहता था, मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि एक टेंजेंट और एक कार्ड के दरमियान जो एंगल होता है ना, टेंजेंट और कार्ड के दरमियान जो एंगल होता है, मतलब ये देखो मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास सर्कल आ गया, ये आ गया हमारा कार्ड और ये आ गया हमारा टेंजेंट। टेंजेंट और कार्ड के दरमियान जो एंगल होता है ना, वही एंगल जो है ये कार्ड सर्कमफेरेंस के साथ बनाता है। चाहे वो इधर से यूं बना ले, चाहे वो यहां से यूं बना ले, चाहे वो यहां से यूं बना ले, इसका सर्कम एंगल वही होता है। लेकिन याद रखना इसके दो सेगमेंट है ना, कार्ड से उधर वाला और कार्ड से इधर वाला। जिस तरफ एंगल बन गया उसके अपोजिट साइड पे ये आपने बात करनी है। यानी कि इधर हमने ये एंगल लिया हुआ ना जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एंगल बिटवीन कार्ड एंड टेंजेंट। अब इस सेगमेंट की तरफ नहीं आना, उससे दूसरी सेगमेंट की तरफ जाना है। अब दूसरे सेगमेंट में ये कार्ड जो भी एंगल बनाए सर्कमफेरेंस के साथ, जो भी एंगल बनाए वो एंगल इसके बराबर होगा। यानी इधर 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 किसी भी एक सरफेस से टकरा के वापस आ जाए इधर, जो एंगल इस कार्ड और टेंजेंट के दरमियान में होगा वही एंगल ये कार्ड सर्कमफेरेंस से बनाएगा। अब ये इस थ्योरम को बेटा हमने यहां पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब देखो यहां पर ना ये हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट, ये आ गया कार्ड, उनके दरमियान एंगल आ गया 75। अब इस कार्ड ने ना दो टुकड़े काट दिए, एक इधर से इधर इधर का पार्ट ये वाला पार्ट, और एक इधर से उधर का पार्ट ये वाला, ठीक है। तो अब ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड इस पूरे सर्कमफेरेंस से कहीं से भी टच होकर वापस आ जाए ना, तो जो एंगल बनाएगा ना वो इस 75 के बराबर होगा। तो मतलब ये देखो ये कार्ड आ गया वो, और ये वो दूसरा सेगमेंट आ गया। इस सेगमेंट तो अपना खुद का एंगल है ना, उससे अल्टरनेट सेगमेंट ये होता है। तो यहां से ये टकरा के ये वापस आ रहा है, तो ये भी उतना ही एंगल होगा जितना एक कार्ड और टेंजेंट के दरमियान में है। तो मेरे बच्चों इस थ्योरम के मुताबिक ये वाला एंगल भी आपके पास 75 डिग्री का होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, टेंजेंट और कार्ड के दरमियान जो एंगल होता है, कार्ड सर्कमफेरेंस से वही एंगल बनाता है, लेकिन ऑपोजिट सेगमेंट के अंदर। देखो अब इस सेगमेंट के अंदर तो खुद एंगल मौजूद है, ऑपोजिट सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला। अब क्योंकि इस कार्ड और टेंजेंट के दरमियान 75 डिग्री का एंगल है, तो ये कार्ड सर्कमफेरेंस के साथ उतना ही एंगल बना लेगा, चाहे वो यहां से यूं टकरा के आए, चाहे वो यहां से यूं टकरा के आए, चाहे वो इधर से टकराए, किसी भी एक पॉइंट पे सर्कमफेरेंस के ऊपर टकरा के इस पॉइंट पे वापस आ जाए, जो एंगल बनेगा वो 75 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी इस कार्ड का सर्कम एंगल भी 75 डिग्री होगा, ठीक, ओके। तो वो फिर ये इस पॉइंट पे एंगल बनता है इस कार्ड के, देखिए यहां से इधर गया फिर यूं वापस आया, ये वाला एंगल भी 75 होगा। आप बता दें कि अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंगल BAC कहां है जी, BAC यानी ये वाला एंगल जो कि एक कार्ड और टेंजेंट के दरमियान है, वो बराबर होगा एंगल ADB के, ADB यानी ये वाला एंगल, समझ गए हो। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब है कि अब BAC की वैल्यू तो 75 है, और इसको उसी तरह लिखें, फिर इसका मतलब है कि एंगल ADB जो है वो 75 के इक्वल है। अब आपको पता लग गया ये वाला एंगल 75 है,
75 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 है और एक ही वैल्यू मालूम करना अब आपके लिए कौन सा मसला है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, एंगल एबीडी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल एडीबी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल बीएडी यानी ये वाला एंगल, इन सब का सम कितना 180। तो एबीडी जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और एडीबी 75 है और बीएडी जो है वो 90 डिग्री का, यहां से देख के आप पुट करेंगे वैल्यू, इन तीनों का सम 180 है। अब इन दोनों को जाके उधर 180 से माइनस कर दो तो ए की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी 15 डिग्री। तो इस तरह पता लगा कि ए की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री आ गई है, सही है। अब बिल्कुल इसी तरह से इसी थ्योरम पे बेस करता है एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए जी, ये हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं एक्स वाई जी, तीनों ही मालूम करने हैं, ठीक है। और साथ में ये एक टेंजेंट ड्रा किया गया है, इसका पॉइंट ए आ गया यहाँ पर, ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब जरा बात ध्यान से सुनो, इसी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले ना हम इस एंगल को और इस एंगल को मालूम कर लेते हैं। अब देखो जरा गौर से, अगर ये यहां पे ऐसे ये आ गया टेंजेंट और ये आ गया सर्कल, ठीक है, तो ये हम सिर्फ इस एक कार्ड को कंसीडर कर लेते हैं, इस वाले को, ये मैं सिर्फ एक कार्ड को यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बने बच्चों है 63 का, ठीक है। एक टेंजेंट और कार्ड के दरमियान ये एंगल कितना है बेटा, 63 का है, सही है। अब ये कार्ड जो है ना, उसके दो सेगमेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले में तो वो खुद मौजूद है, उसका ऑपोजिट कौन सा, ये है। इस ऑपोजिट के अंदर मेरे बच्चों ये जहां मर्जी ये किसी भी एक पॉइंट के साथ सर्कमफेरेंस में जो एंगल बनाएगा ना, चाहे वो यहां बनाए, इस पॉइंट पे बनाए, इस पॉइंट पे बनाए, इस पॉइंट पे बनाए, वो उतना ही एंगल होगा जितना ये 63 का ये था। मतलब कि ये एंगल भी कितना होगा, 63 डिग्री का होगा, समझ गए हो। तो अब देखो इसके मुताबिक अगर ये 63 है तो x की वैल्यू फिर कितनी होगी, 63 डिग्री होगी। सो बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंगल एस ए बी अगर ये 63 है, ये आ गया कार्ड और ये आ गया टेंजेंट, इसके दरमियान ये है, तो ये कार्ड जो है सर्कमफेरेंस का कहीं भी एक पॉइंट पे एंगल बनाएगा वो आपके पास 63 होगा। तो बेटा ये वाला एंगल 63 है, अगर ये 63 तो मैंने यहां पर x की जगह पर लिख दिया जी 63, क्योंकि एंगल एस ए बी बराबर होगा ए सी बी अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ए सी बी को हमने x से डिनोट किया हुआ है और एस ए बी की वैल्यू 63 है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 63 की, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे इस वाले एंगल के ऊपर आ जी, इस वाले दोबारा मैं इस टेंजेंट को यहां पर ड्रा करता हूं जी, ये एक और टेंजेंट आ गया और मेरे बेटे ये मेरे पास सर्कल आ गया। अब की बार ना मैं सिर्फ एक इसको शो कर देता हूं जी, ये को, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास एंगल जो है ना, ये वाला ये है 57 डिग्री, 57 नजर आ रहा होगा आपको, चलो मैं दोबारा लिख देता हूं 57 डिग्री, ये 57 डिग्री ये शो हो रहा है। अब मैंने क्या बताया आपको कि टेंजेंट और कार्ड आपस में जो एंगल बनाते हैं, ठीक है, वही एंगल जो है वो कार्ड सर्कमफेरेंस से बनाता है, लेकिन किधर किधर, ऑपोजिट सेगमेंट के अंदर। अब देखो इसके सर्कल के दो टुकड़े कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें तो वो खुद मौजूद है, इसका ऑपोजिट फिर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब अगर इस कार्ड और इस टेंजेंट के दरमियान 57 डिग्री का एंगल है, तो ये कार्ड इस सर्कमफेरेंस के साथ कहीं से भी टकरा के आ जाए, चाहे इधर से टकरा के आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, जो एंगल बनाएगा ना कार्ड सर्कमफेरेंस के साथ, वो 57 डिग्री का ही होगा, यानी ये 57 डिग्री का ही होगा आपके पास, समझ गए। तो अब देखो ये कार्ड आ गया और ये टेंजेंट आ गया, कार्ड और टेंजेंट के दरमियान 57 है, तो ये कार्ड सर्कमफेरेंस के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो 57 डिग्री का होगा। तो अगर ये 57 है तो ये भी 57 होगा, y की वैल्यू कितनी होगी, 57 होगी। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि एंगल टी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए बी सी यानी इस वाले एंगल के बराबर है। अब टी ए सी 57 है और ए बी सी की जगह y लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपके पास 57 डिग्री। उसके बाद तीसरा जो है, देखो अगर दो एंगल आपको ट्रायंगल में पता लग जाए तो तीसरा एंगल मालूम करना प्रॉब्लम नहीं होता, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो x प्लस वाई प्लस जी, तीनों एंगल का सम 180 है, x की वैल्यू 63 है, y की वैल्यू 57 है, g की वैल्यू मालूम करनी है, इसी तरह लिख दो इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम करके उधर जाके माइनस कर दो, या दोनों को वैसे उधर ले जाके माइनस कर दो, -63 -57 ये -120 बन जाएगा। अब 180 में से 120 माइनस करोगे मेरे बच्चों, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 60। इस तरह z एंगल की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर AB एंड AC आर टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O। इस फिगर के अंदर AB और AC दो टेंजेंट हैं एक सर्कल के ऊपर, जिस सर्कल का सेंटर है जी O एट पॉइंट B एंड C, B और C पॉइंट पर तरतीब के साथ। इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 120, अगर एंगल BOC ये वाला एंगल 120 डिग्री है, देन फाइंड
OBA, OCB, BAC एंड एंगल ABC। ठीक है बेटा, ओके जी। अब जरा इस फिगर को गौर से देखिए, ये एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, टेंजेंट कहलाएगी। ये भी एक लाइन है, सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, टेंजेंट कहलाएगी। O से B तक जो लेंथ है वो रेडियस है, O से C तक जो लेंथ है वो रेडियस है। और हम जानते हैं कि एक टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो यहां से एक चीज तो पता चल जाएगी आपको कि OBA एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, जो कि हमें मालूम भी करना है OBA। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है जी टेंजेंट से। ठीक है, और इस डायग्राम के अंदर जो OB है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, क्योंकि OB रेडियस है और AB टेंजेंट है, और OC जो रेडियस है वो AC टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। OC इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल OBA और ये वाला एंगल OCA दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री। सो OBA इज इक्वल टू OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात खत्म होगी, एक आपने मालूम कर लिया। ओके, उसके बाद फिर हम बाकी एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमें OCB भी मालूम करना है, OCB इसको हम बाद में मालूम करते हैं। BAC वो जो A पॉइंट के ऊपर एंगल है, पहले उसको मालूम कर लेते हैं। तो बेटा देखो, ये हमारे पास ना चार साइड वाली शेप बन रही है, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और ये चौथी साइड। इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के तमाम एंगल का जो सम होता है ना वो 360 होता है। तो ये वाला एंगल क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान 90 है, ये वाला एंगल भी रेडियस और टेंजेंट के दरमियान 90 है, तो ये उसने खुद बता दिया 120 है। तो ये हमने मालूम करना है, हम मालूम कर लेते हैं। ये वाला एंगल कितना है हम आसानी से मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे इन क्वाड्रिलेटरल OBAC, इसके अंदर क्या होगा, तमाम एंगल का सम 360 होगा। अब एंगल BAC याद रखो, इसको कैसे रीड करते हैं, B से चले A से मुड़े C पर पहुंचे, B से चले A से मुड़े C पर पहुंचे, यानी ये वाला एंगल वो A पॉइंट के ऊपर। ठीक है, वो आपके पास एंगल है, प्लस OCA ये वाला एंगल, प्लस OBA ये वाला एंगल, प्लस BOC ये वाला एंगल। इन तमाम एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। अब BAC तो हमें मालूम करना है, ये OCA 90 है, अभी ऊपर देखा हमने, और OBA भी 90 है। ठीक है, ऊपर से हमने देखा, और BOC उसने खुद दिया 120। अब इन तीनों को जमा करो, बन जाता है 300। इन 300 को उधर जाके माइनस कर दो 360 में से, तो आपको BAC की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री। एक आपने यहां से मालूम कर लिया। उसके बाद फिर आप आ जाइए बाकी जो हमारे रिमेनिंग एंगल्स हैं। ठीक है, यानी जैसे एंगल OCB है, यानी OCB कहां है, O से चले C से मुड़े B पर पहुंचे। देखो, O से चले C से मुड़े B पर पहुंचे, ये वाला एंगल जो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ, ये वाला एंगल मेरे बच्चों हमने मालूम करना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है OBC। ठीक है, इस ट्राइंगल की जो दो साइड है, ये दो साइड ये बराबर है। भाई क्यों बराबर है, वो इसलिए बराबर है क्योंकि ये साइड भी सर्कल का रेडियस है, ये साइड भी सर्कल का रेडियस है। सर्कल के सेंटर और एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। अगर ये दोनों बराबर है तो फिर इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब कि अगर इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, अगर इसको हमने कोई भी नाम दे दिया लेट्स से x का, तो फिर ये भी कितना होगा, ये भी हमारे पास फिर x होगा, ये भी x और ये भी x, दोनों बराबर होंगे। तो हमने यहां पर लिख दिया कि भाई इन ट्रायंगल OBC जो OB साइड है वो उसी साइड के बराबर है। वजह क्या है, दोनों बराबर रेडियस हैं। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि अगर दो साइड बराबर है तो उन दोनों साइड के ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल ये, इसका ऑपोजिट एंगल ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लिहाजा हमने कहा कि एंगल OCB यानी ये वाला एंगल और एंगल OBC यानी ये वाला एंगल, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल। अब हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये प्रॉपर्टी का मैंने साथ में मेंशन किया है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। एंगल OCB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल BOC, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 इस ट्रायंगल के अंदर। अब ये इसको हमने x सपोज किया, इसको भी x सपोज किया, ये देखो ऊपर x सपोज किया था, और ये उसने हमें खुद बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर 120 डिग्री है। तो ये x प्लस x 2x हो जाएगा। 120 उधर जाके माइनस कर दो तो 60 बचेगा 180 में से। ठीक है, तो 2x बराबर आ गया 60 के। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से जाके डिवाइड करो 30, तो x की वैल्यू आ गई 30, और x को हमने किसके इक्वल सपोज किया था, OCB और OBC के। तो इस तरह से जो OCB एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री का आ गया। OCB एंगल भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमने BACB एंगल को भी मालूम कर लिया। अब रह गया ABC। ABC कहां है जी, A से चले B से मुड़े और C पर पहुंचे, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो ये वाला, ठीक है, यहां पे आके बिल्कुल सीधा नीचे ये वाला एंगल मेरे बच्चों आपने अभी मालूम करना है।
मुख्तलिफ तरीके हैं इसके भी, लेकिन सबसे आसान तरीका ये बेटा कि देखो ये हमारे पास जो एंगल है हमने मालूम करके रखा हुआ है OBA, ये पूरा एंगल जो है वो 90 का है। अब इस पूरे एंगल के दो टुकड़े, एक ये टुकड़ा है और एक ये टुकड़ा है, यानी इन दोनों का सम फिर कितना होगा 90 डिग्री। ये तो हमने मालूम कर लिया है, तो 90 में से इसको माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर बताएंगे एंगल OBA वो बराबर है OBC के, यानी ये पूरा एंगल बराबर है इस वाले एंगल के OBC प्लस ये वाला जो एंगल है ये वाला ABC, OBC प्लस एंगल ABC। ये देखो ABC, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना 90 है। क्यों? क्योंकि एक रेडियस और एक टेंजेंट है, इसलिए 90 है। तो OBC 90 के बराबर है, ठीक है, OBA 90 के बराबर है, और OBC जो है वो भी हमने मालूम किया, OBC वो 30 के बराबर है। तो ABC मालूम करना है, इसको इधर ले आओ, 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 आएगा। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री हमने मालूम कर लिया। तो चारों के चारों एंगल हमें मालूम हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, O इज सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। दो कंसेंट्रिक सर्कल का O सेंटर है। कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जैसे यहां पे दिखाया गया है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो और उन दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन हो, इन्हें कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, AB and CD are chords of outer circle tangent to inner circle। अब इसके अंदर दो लाइंस हैं, एक AB और एक CD। ये दोनों लाइंस बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड हैं और अंदर वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट हैं। ठीक है, ओके। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। साबित कीजिए कि A से लेकर B तक जो लेंथ है वो C से लेकर D तक लेंथ के बराबर है। तो हम कैसे साबित करेंगे? देखो बेटा, ये कार्ड है बाहर वाले सर्कल के लिए, ये भी कार्ड है बाहर वाले सर्कल के लिए। ठीक है, अगर हमने ये साबित कर दिया कि इस कार्ड का सेंटर से फासला और इस कार्ड का सेंटर से फासला बराबर है, तो ये बात साबित हो जाएगी कि इस कार्ड की लेंथ और इस कार्ड की लेंथ क्या है, बराबर है। क्योंकि अगर दो कार्ड्स सेंटर से बराबर फासले पर हों तो वो कार्ड्स लाजमी तौर पे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमारा मकसद क्या, हमने ये बात साबित करनी है कि इस कार्ड का सेंटर से फासला और इस कार्ड का सेंटर से फासला बराबर है। जब ये साबित हो गया तो ये दोनों कार्ड ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बराबर साबित हो जाएंगे। अब वो कैसे हम साबित करेंगे कि इस कार्ड का फासला सेंटर से और इस कार्ड का फासला सेंटर से बराबर है? देखा जाए बेटा तो देखिए, ये हमारे पास एक इनर सर्कल है। ठीक है, ये इनर सर्कल का सेंटर है, सही है, और सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है जी, रेडियस। ये देखिए, ये सर्कल का सेंटर और ये भी सर्कल का एक पॉइंट है, इसको मिलाने वाली लाइन भी क्या होती है, रेडियस। अब ये भी छोटे सर्कल के रेडियस है, ये भी छोटे सर्कल के रेडियस है, और एक सर्कल के रेडियस कभी डिफरेंट हो नहीं सकते। इसका मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस कार्ड का सेंटर से फासला और इस कार्ड का सेंटर से फासला भी क्या है, बराबर है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये दोनों कार्ड इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, बताएंगे कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसमें AB और CD दो कार्ड्स हैं आउटर सर्कल के ऊपर और टेंजेंट है इनर सर्कल के साथ। फिर कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने ऐसा करना है बेटा, ये पॉइंट O है इसको ज्वाइन कर देना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द कार्ड AB और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द कार्ड CD। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच करें ना, सर्कल और ये लाइन, उन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है ऐसे डॉटेड लाइन के साथ। ओके, प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने बेटा ये करना है कि AB जो है वो CD के बराबर होता है। ठीक है, ओके जी। तो उसमें जो मेन बात है वो क्या, हमने ये साबित करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, और इसलिए ये दोनों कार्ड इक्वल है, सही है। लेकिन मैंने यहां जो स्टार्ट किया ना, पहले मैंने बताया कि OF जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है, OE जो है वो परपेंडिकुलर टू CD है। फिर मैं इस बात के ऊपर आया कि OE जो है वो OF के बराबर है। ऐसा क्यों किया, मैं डायरेक्टली इस पॉइंट पर क्यों नहीं गया, उसकी रीजन बताता हूं बेटा आपको। देखिए, याद रखिए कि एक पॉइंट का एक लाइन से फासला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस लाइन का इस पॉइंट से फासला कितना है, ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके ऊपर। तो पहले हम ये बात साबित करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक जो फासला है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। परपेंडिकुलर होगा तो एक पॉइंट से लाइन का फासला माना जाएगा। ये जो लाइन है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर साबित होगी तो इस पॉइंट का इस लाइन से फासला माना जाएगा। पहले तो ये मनाना है ना उसको कि ये वाला भी फासला है इस पॉइंट का लाइन से और ये वाला भी फासला है इस पॉइंट का लाइन से। इसलिए जरूरी है ये बात साबित करना कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी सादा अल्फाज में कहूं तो इस पॉइंट का इस लाइन से फासला जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट का भी इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
परपेंडिकुलर होगा तब साबित होगा कि पॉइंट का ये लाइन से फासला है और पॉइंट का ये लाइन से फासला, यानी पहले ये साबित करना पड़ेगा कि ये फासला है, ये भी फासला है एक पॉइंट का लाइन से, उसके बाद फिर साबित करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं। मेरी बात समझो, पहले ये साबित करो कि ये लाइन का पॉइंट से फासला है, ये भी पॉइंट का लाइन से फासला है, फिर साबित करो कि दोनों फासले बराबर हैं। फिर जब दोनों फासले बराबर होंगे तो साबित होगा कि ये कार्ड इस कार्ड के क्या है, बराबर है। ओके, तो यहां देखिए वही काम मैंने किया, मैंने बताया आपको कि OF जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक रेडियस का जो आउटर पॉइंट है वहां से एक लाइन ड्रा की जाए तो वो टेंजेंट होती है, ये भी पढ़ा था हमने। और टेंजेंट का रेडियस के साथ जो एंगल होता है वो होता ही 90 है। तो देख सकते हो ये जो है वो टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल के लिए, ठीक है, और ये रेडियस है अंदर वाले सर्कल का। तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का इस लाइन से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, ये फासला है पॉइंट का लाइन से। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि जो OE है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि OE छोटे सर्कल का रेडियस है और CD इसी सर्कल का जो है वो क्या है, हमारे पास टेंजेंट है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये होगा कि यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो हमारे पास क्या होगा, वो पॉइंट का लाइन से फासला कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस का टेंजेंट के साथ हमेशा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, और एक लाइन का पॉइंट से फासला भी हमेशा परपेंडिकुलर ही लिया जाता है। तो यूं इन दो पॉइंट से पहले बात हमने साबित की कि OF पॉइंट का लाइन से फासला है, OE भी पॉइंट का लाइन से फासला है। उसके बाद फिर हमने कहा कि OE और OF दोनों बराबर हैं। भाई क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है। तो अब ये फासला है, ये भी फासला है, और फासला फासले के बराबर है, दोनों बराबर हुए। तो यहां से हमारे पास ये बात साबित हो गई। तो फिर A भी जो है वो CD के बराबर होगा, क्योंकि एक सर्कल के अगर दो कार्ड बराबर हैं, बाहर वाले सर्कल पे आ जाओ, अभी ये दोनों बाहर वाले सर्कल के लिए कार्ड भी तो है ना, अंदर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, बाहर वाले के लिए कार्ड है। तो अगर एक सर्कल के दो कार्ड बराबर हैं तो उनका सेंटर से फासला बराबर होता है। इसका उलट ले लीजिए कि अगर दो कार्ड्स का सेंटर से फासला बराबर है तो फिर वो दोनों कार्ड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मेरे बच्चों मैंने यहां पर शो कर दिया कि OE और OF क्योंकि बराबर है, वजह क्या है कि वो इनर सर्कल की रेडियस हैं, ठीक है। तो इसलिए ये AB कार्ड CD कार्ड दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज AB एंड CD आर द टू कार्ड्स ऑफ द आउटर सर्कल व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट्स व्हाई दीज आर इक्वल। इस तरह से मेरे बच्चों हमने साबित किया कि जो AB है वो CD के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, अली इज व्हीलिंग अ स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 फीट। अली एक 3 फुट लंबी रस्सी के साथ एक पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से स्ट्रिंग इज ब्रोकन एंड द स्टोन मूव अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन। ऐसा होता है अचानक से कि रस्सी टूट जाती है और जो पत्थर है वो अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देता है ऑफ अ सर्कुलर पाथ एंड हिट्स अ पॉइंट 5 फीट अवे फ्रॉम अली, और अली से 5 फुट दूर एक पॉइंट को जाके हिट करता है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। आप ये बताइए कि स्टोन ने कितना फासला जो है वो तय किया, सही है बेटा। तो देखिए लेट्स सपोज कि इस पॉइंट के ऊपर स्टोन है और ये हमारे पास वो रस्सी है 3 फुट लंबी, यहाँ पे अली खड़ा है और ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट से जो है वो टूट जाती है रस्सी, तो क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इधर, और अली से यहाँ पे, क्योंकि अली सेंटर में खड़ा होकर घुमा रहा है ना, तो अली से 5 फीट के फासले पे जाके एक पॉइंट जहां ये स्टोन हिट करता है। तो ये अली खड़ा है सेंटर में, जो खड़ा होकर ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, और अली से 5 फीट दूर एक पॉइंट यहां पर है, उधर जाके ये हिट करता है, तो ये फासला आ गया 5 फीट। अब यहां से जो रस्सी है वो टूटी है और यहां से स्टोन ने फासला तय करना शुरू कर दिया अलोंग द टेंजेंट। तो वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि अलोंग द टेंजेंट इसने कितना फासला तय किया। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है बेटा, डाटा नोट कीजिए। डिस्टेंस जो अली ने कवर किया, सॉरी जो डिस्टेंस फ्रॉम अली से कितना दूर वो स्टोन गया उसको हम OB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 5 फुट है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन D, यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसने कितना फासला तय किया पत्थर ने, उसको हम D से डिनोट कर रहे हैं, वो मालूम करना है हमने, ठीक है। और इसके अलावा जो रस्सी की लंबाई थी वो यहाँ पर सर्कल के रेडियस के तौर पे काम करेगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द रेडियस, उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू बेटा आपके पास 3 फीट है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल की 2 साइड्स आपको मालूम है और तीसरी साइड आपको मालूम करनी है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता लगा राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पर जो OA लाइन है वो सर्कल का रेडियस है और जो AB है वो टेंजेंट है, और टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या बताई मैंने आपको कि आपके पास जो OA लाइन है, OA लाइन
वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट ए बी के ऊपर। ठीक है, उसकी रीजन मैंने बता दी, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास रेडियस है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के साथ। ठीक है, रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो उसके ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज इस केस में कौन सा होगा, देखिए ये 90 है ना, 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, यानी ओबी। ओबी आ गया, उसके बाद जो बेस है यहां पर वो बन जाएगी आपके पास ए बी, और परपेंडिकुलर आ जाएगा ओबी ओ ए। अब ओबी की वैल्यू 5, ए बी को हमने मालूम करना है। ठीक है, उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, और ओ ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है, वो हमारे पास रेडियस है। तो इसका स्क्वायर 9 बन जाएगा, इसका स्क्वायर 25, इधर लाके इसको माइनस कर दो, तो 25 में से 9 गए तो 16, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। आपको डी की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट से काट के डी आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो इस तरह बेटा हमें आंसर मिल गया 4 फीट। तो ये जो स्टोन है वो अलोंग द टेंजेंट पाथ यहां से लेके यहां तक जाते हुए वो 4 फुट का फासला जो है वो तय करता हुआ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली। 3 सर्कल है जो कि बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये सर्कल इसे टच कर रहा है, ये इसे टच कर रहा है, और ये इसे टच कर रहा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है उसमें रेशियो इज 2:3:4, वो है 2:3:4। देखिए ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, इसके दरमियान ये फासला, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, इसके दरमियान फासला, और इन दोनों के सेंटर के दरमियान फासला। इन फासलों के दरमियान जो रेशियो पाई जाती है वो 2:3:4 है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ज्वाइनिंग द सेंटर इज 36 सेंटीमीटर। अगर इन सेंटर्स को ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बनाया जाए, उस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा ना बेटा वो 36 सेंटीमीटर है। फाइंड रेडियस ऑफ ईच, इन तमाम सर्कल के जो रेडियस है ना उनको हमने मालूम करना है। तो मेरे बच्चों ये सबसे छोटा सर्कल है, इसके रेडियस को हम R1 कह देते हैं। ये उससे बड़ा है, उसके रेडियस को R2 कह देते हैं। ये सबसे बड़ा है, उसके रेडियस को हम R3 कह देते हैं। ठीक है बेटे, ओके जी। इसके सेंटर को हम नाम दे देते हैं A का, इसको नाम दे देते हैं B का, इसको नाम दे देते हैं बेटा हम C का। सही है, और डाटा पे आ जाइए। डाटा में सबसे पहले नोट कीजिए रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स, सेंटर्स के दरमियान जो फासला है उसमें रेशियो क्या बताई गई है, 2:3:4, जिसका मतलब ये होता है कि इनकी जो साइड्स है ना, लेट्स से कोई एक साइड है वो किसी एक खास नंबर का 2 गुना है, दूसरी जो साइड है उसी नंबर का 3 गुना है, और तीसरी जो साइड है उसी नंबर का 4 गुना है। यानी एक खास नंबर का 2 गुना, उसका 3 गुना, उसका 4 गुना, ये मतलब होता है रेशियो बिटवीन द साइड्स में। ठीक है, इसको हरगिज आपने ये नहीं लेना कि ये इनकी लेंथ है कि एक लेंथ 2 है, एक लेंथ जो है वो आपके पास 4 है, एक लेंथ जो है आपके पास 3 है। ठीक है, ये एक किसी एक नंबर का 2 गुना, एक नंबर का 3 गुना, उसी नंबर का 4 गुना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल आपको बताया गया है 36 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, R1, R2, R3 ये इनकी रेडियस है, जिनकी वैल्यूज को बेटा हमने मालूम करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि इनके जो सेंटर्स के दरमियान फासला है ना उनमें रेशियो 2:3:4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा ये किसी एक खास नंबर का 2 गुना, उसी खास नंबर का 3 गुना, उसी खास नंबर का 4 गुना, ये हमारे पास लंबाइयां आएंगी या फासले आएंगे सेंटर्स के दरमियान। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि वो नंबर जो है वो x है, जिसका ये साइड 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना है। ठीक है, तो यहां पे मेंशन किया मैंने लेट x बी द कॉमन फैक्टर, ये वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये सारे जो है वो x का 2 गुना, x का 3 गुना, x का 4 गुना है। तो उसके मुताबिक फिर फासले क्या हो जाएंगे, एक 2x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा और एक 4x हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से यहां तक फासला एक 2x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा और एक 4x हो जाएगा, क्योंकि x वो नंबर है जिसका ये मल्टीपल है 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। सही है मेरे बच्चों। ओके, अब उसने कहा कि पेरीमीटर जो है वो 36 है। पेरीमीटर तो कहते हैं भाई तीनों साइड्स का सम कर लो तो पेरीमीटर मिलेगा, यानी एक को हमने सपोज किया 2x, फिर 3x और फिर 4x, तीनों को जमा कर लेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर 36 उसने बताया, 2 + 3 + 4 9 बनता है, 9x = 36। x की वैल्यू निकालनी है, 9 जाके डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। अब वो नंबर हमें मिल गया जिसका ये 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना वो नंबर है बेटा आपके पास x, जिसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो एग्जैक्ट जो फासला है इन दो सेंटर्स के दरमियान, इन दो सेंटर्स के दरमियान और इन दो सेंटर्स के दरमियान मालूम कर सकते हैं। बात को समझ गए बेटा। ओके जी, अब देखिए बेटे यहां पर हम यहां पे हमने जो है वो हेडिंग लगा देनी है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। अब देखिए सबसे जो आपके पास छोटी साइड है वो ये वाली है और उससे बड़ी साइड ये वाली है और सबसे बड़ी साइड हमारे पास नीचे वाली है। ठीक है,
अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग एक को 2x, एक को 3x और एक को 4x आप कह दीजिए। अब AC सबसे छोटी वाली है ना, उसको आप कह दीजिए 2x है, और AB जो है उससे बड़ी है तो उसको आप कह दीजिए ये 3x है, और BC जो है सबसे बड़ी है उसको कह दीजिए बेटा ये 4x है। ठीक है बेटे, ओके जी। अब x की जो वैल्यू है वो मालूम हो चुकी है, तो पुट करें, यहां पर भी x की वैल्यू पुट करें, यहां पर भी x की वैल्यू पुट करें। 2 4 8, तो AC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई, और यहां पर देखिए बेटा AB जो है वो आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गई, 4 3 12, और यहां पे 4 4 16, तो BC की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। ठीक है, सो AC, AB और BC इन सब की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब आप डायग्राम में जरा गौर से देखो, यहां पर जो AB है वो R1 R3 का सम है, AC जो है वो R1 R2 का सम है, और BC जो है वो R2 और R3 का सम है। ठीक है मेरे बच्चों, उसके मुताबिक यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। हम जानते हैं कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान फासला होता है सम ऑफ रेडियस के इक्वल, ये थ्योरम भी है। ठीक है, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान फासला दोनों के रेडियस के बराबर होता है, R1 प्लस R2, इन दोनों का सम करेंगे आप। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे AC की बात करते हैं, A और C, यहां पर R1 और R2 का सम आएगा, तो लिख दिया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 8। जो A भी है, A से लेकर B तक, वो R1 और R3 का सम है, तो AB की जगह पे R1 प्लस R3 लिख दिया इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो आपके पास BC है वो R2 और R3 का सम है, तो बेटा आपने यहां पे लिख दिया BC इज इक्वल टू आपके पास R2 R3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये आपके पास बेटा इक्वेशन बन के आ गई है। ठीक है, अब याद रहे कि यहाँ पे हमने R1, R2 और R3 की वैल्यू को मालूम करना है। यहां पर R1 है, इसमें R2 है, और साथ में है 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ। तो मेरे बच्चों याद रखो कि अगर एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन वेरिएबल आ जाए तो आप किसी एक की वैल्यू को भी मालूम नहीं कर सकते। यहां दो अननोन है ये वाले, इसमें देखो तो R1 R3 दो अननोन है, एक की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। इसमें देखो R2 R3, इसमें भी दो अननोन है, ठीक है, किसी एक की वैल्यू को भी आप मालूम नहीं कर सकते। तो ऐसे सूरत हाल में फिर हम क्या करते हैं, हमने मेरे बच्चों ऐसे करनी है कि दो एक जैसी इक्वेशन बनानी है जिसमें एक जैसे वेरिएबल आए। इसमें R1 R2 है, इसमें R1 R3 है, इसमें R2 R3 है। कोई भी दो ऐसी इक्वेशन नहीं जिसके अंदर एक जैसे वेरिएबल आ जाए, यानी या तो R1 R2 आए, या फिर R2 R3 आए। ठीक है, इस तरह से, यानी सेम वेरिएबल होने चाहिए, किसी एक में भी सेम नहीं है। तो हम एक काम करेंगे जिससे दो इक्वेशन ऐसी बन जाएंगी जिनमें सेम वेरिएबल आ जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, R1 और R2, इसमें क्या है R1 और R3, और इसमें क्या है R2 और R3। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, इसमें भी R1 है, इसमें भी R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 है, अगर इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो R1 R1 से कट जाएगा और R2 R3 बच जाएगा। तो इधर में भी R2 R3 है, इनमें भी R2 R3 आ जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 12 है, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। हम इनको माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये मैंने ब्लू कलर से जो शो किए हैं। ठीक है, तो देखिए R1 R2 से कट गया, इसके बाद ये R2 और ये R3, तो ये R3 जो है वो पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव, क्योंकि नीचे वाला जो है वो R2 है और वो नेगेटिव साइन के साथ है। सो R3 माइनस R2 इसी तरह रहेगा, और 12 में से 8 गए तो 4 बच गए। तो आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई है R3 और R2 वाली, जो कि बराबर है 4 सेंटीमीटर के, और ये भी R2 R3 वाली है, ये भी R2 R3 वाली है। तो यहां से आपके लिए काम आसान हो गया कि आपने दो ऐसी इक्वेशन बना ली जिनमें सेम वेरिएबल आ रहे हैं। अब हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ना हम ऐड कर लेते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब भी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं, जब तक एक वेरिएबल खत्म नहीं होगा ना दूसरे की वैल्यू आप मालूम नहीं कर सकते। तो अब देखो इसमें R3 R2, इसमें भी R3 R2, इसमें प्लस हो रहे हैं, इसमें माइनस हो रहे हैं, ये 16 के बराबर, ये 4 के बराबर, ये यहां से इक्वेशन बना के रखी है वाली। ठीक है बेटा, अब हम इन दोनों को ऐड करें। ऐड इसलिए करेंगे कि ऐड करने से R2 से कट जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब R2 कट जाएगा तो R3 जमा होकर एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल हो जाएंगे, यानी एक वेरिएबल यहां से खत्म हो गया। अब रह गया सिर्फ R3, तो 2 टाइम R3 बराबर है जी 16 प्लस 4 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2R3 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अगर हमने R3 की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो R3 की वैल्यू मेरे बच्चे आपके पास आ गई 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके पास पहला वेरिएबल जो है वो आपके पास आ गया। अब आपका काम हो गया आसान। अब आप ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें R3 के साथ या तो R2 हो या R1 हो, कोई भी एक उठा के देख लो। ठीक है, तो वहां पे आप R3 की वैल्यू पुट करोगे, दूसरा आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, पुट किया उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 कहां पर, ये वाली है जी, R1 प्लस R3। तो R1 प्लस R3 12 के बराबर है ना, ये देखो R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। साथ में यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख दो इसको भी साथ में, ठीक है, वरना एड पे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। सो R1 प्लस R3 जो है वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, और हमारे पास R3 की वैल्यू तो पता लग गई है, वो तो 10 है। तो यहां पर उसकी वैल्यू पुट करो 10 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो R1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2 सेंटीमीटर। तो 2 आपको मालूम हो गए।
ठीक है। अब आपके पास तीसरा अननोन कौन सा रह गया? देखो आपको R3 की वैल्यू मिल गई है और R1 की वैल्यू मिल गई है। अब आपको चाहिए R2, तो आप वो वाली इक्वेशन लेके आओ जिसके अंदर R2 आए। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। इक्वेशन नंबर 1 ये है R1 प्लस R2। तो यहां पर लिखा R1 प्लस R2 बराबर है 8 के। R1 की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये 2 उधर जाके माइनस कर दो, सो 2 8 में से 2 गए तो 6, तो R2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा? 6 सेंटीमीटर आ गई है। सही है। तो यहां पर R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 6 और R3 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। और होना भी यूं चाहिए था कि सबसे छोटा साइकिल ये है, उसका रेडियस R1 है तो उसकी वैल्यू 2, उससे बड़ा R2 है उसकी वैल्यू 6, सबसे बड़ा R3 है, R3 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। ये मेरे बच्चे हमने तीनों की वैल्यू को मालूम कर लिया। बच्चों को कंफ्यूजन पता कहां पर होती है? सिर्फ और सिर्फ बच्चों को यहां पर मसला आ रहा होता है कि ये जो तीन इक्वेशन आ गई कैसे डील करनी। तो मैंने आपको तरीका बताया है, अच्छे तरीके से याद रख लो मेरे बच्चे। हमने कोशिश करनी है कि दो एक जैसे वेरिएबल वाली इक्वेशन बना लें। ये तीनों के तीनों मुख्तलिफ हैं, ये R1 R2 है, ये R1 R3 है, ये R2 R3 है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो R1 R1 कट जाएगा, R2 R3 बच जाएगा उसके अंदर। तो इसमें भी R2 R3 है, इन दोनों को माइनस करने से भी R2 R3, जैसा कि आपने यहां पर देखा R3 R2 वाली बन गई और ये भी R2 R3 वाली बन गई। तो अब इन दोनों को आप लेके सॉल्व कर सकते हैं और आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। इस वजह से मैंने इन दोनों को आपस में माइनस किया, क्योंकि हर एक स्टेप के पीछे लॉजिक होती है, रीजन होती है ना कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो बेटा ये उसके पीछे लॉजिक थी कि हमने दो एक जैसी साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है, फिर उनको सम करके या उसको सब्ट्रैक्ट करके हमने किसी एक वेरिएबल को खत्म करना होता है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी होती है। और जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो फिर बाकी तीनों की तीनों बड़ी आसानी के साथ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6, in the figure AD is equal to 5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter and BD is equal to 4.5 centimeter. Find distance between centers of circle. बेटा ये डायग्राम दी गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि AD जो है वो 5 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है और BD जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। आपने इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान फासला मालूम करना है, यानी A से लेकर B तक की जो लेंथ है ना बेटा वो आपने मालूम करनी है। ठीक है बेटा, ओके जी। तो हम जानते हैं बेटा कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हों तो उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला होता है वो आपके पास इक्वल होता है जी सम ऑफ रेडियस के। यानी इस सर्कल का रेडियस प्लस इस सर्कल का रेडियस दोनों को आप जमा करेंगे तो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान फासला आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वही करना है, पहले इस सर्कल का रेडियस मालूम करना है, फिर इस सर्कल का रेडियस मालूम करना है, दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास AB की वैल्यू आ जाएगी। अब वो मालूम कैसे होगा जरा वो गौर से देखिए। देखो बेटा ये एक लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है। ठीक है, इस सर्कल के भी एक पॉइंट को टच करती जा रही है, इस सर्कल के भी एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है। तो ये इसका भी टेंजेंट है और इसका भी टेंजेंट है। ठीक है बेटा, ओके। और देखिए बेटा कि ये रेडियस है और इस रेडियस के साथ टेंजेंट का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी रेडियस है और रेडियस के साथ टेंजेंट का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये जो ट्रायंगल बन रही है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल बन रही है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की देखो दो साइड आपको मालूम है, तीसरी आपने मालूम करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के मालूम कर लेंगे। इसी तरह से इस ट्रायंगल के अंदर भी दो साइड गिवन है, तीसरी अननोन है, उसको भी हम बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा लिखिए कि AB हमें मालूम करना है, AB CD और BD की वैल्यू हमें बताई गई है। सही है, और इसके अंदर आपको मैंने बताया बेटा कि ये टेंजेंट है और ये जो है वो हमारे पास रेडियस है। टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, इसलिए CD इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CD इज परपेंडिकुलर टू BC, दोनों के साथ परपेंडिकुलर, यानी इसके रेडियस के साथ और इसके रेडियस के साथ दोनों के साथ ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों का ये कॉमन टेंजेंट है। ओके, तो इससे साबित हुआ कि ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, फिर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, फिर हम आगे राइट एंगल ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक ट्रायंगल ले लीजिए जी ADC यानी जो इस तरफ वाली है ना ADC इधर वाली, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। उधर जो है वो BCD ले लीजिए, उसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ठीक है, अब इसके ऊपर पहले आ जाएं। हाइपोटेन्यूज में क्या है बेटा? AD है। ठीक है, और बेस क्या है इसके अंदर? AC है और परपेंडिकुलर क्या है इसमें? CD है। वैल्यूज पुट करें, AD 5 है और CD 4 है, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। इसका स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 इधर लेके आके माइनस कर लो, 25 में से 16 गए तो 9 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इस तरह से AC की वैल्यू 3 आ गई। तो आपने इसे एक सर्कल का जो रेडियस है वो मालूम कर लिया, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर दूसरे का सेंटर मालूम करने, सॉरी सर्कल का जो रेडियस है वो मालूम करने के लिए अगेन इस ट्रायंगल को हम सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इस केस के अंदर BD है और बेस जो है वो BC है और जो परपेंडिकुलर है वो CD है। तो BD की वैल्यू 4.5 गिवन है क्वेश्चन में, CD की वैल्यू गिवन है आपके पास, इन दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए और BC की वैल्यू मालूम करनी है, ऐसा लिखा रहने दीजिए। 4.5 का स्क्वायर होता है आपके पास 20.25 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस 16 को इधर ले आके माइनस कर दीजिए, तो 20.625 में से 16 को माइनस करेंगे ना बेटा आप, तो आपके पास आएगा 4.25, ठीक है, दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है, तो BC का स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 4.25 का स्क्वायर रूट आएगा 2.06 सेंटीमीटर। इस तरह से BC की वैल्यू आपके पास 2.06 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है बेटा, ओके जी। तो अब AC की वैल्यू और BC की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं और हम जानते हैं कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान फासला बराबर होता है सम ऑफ रेडियस के। तो इन दोनों के रेडियस को हम जमा कर लेंगे, AB विल बी इक्वल्स टू AC प्लस BC। इस थ्योरम का रेफरेंस देना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, वरना डायरेक्ट भी करें तो कोई इशू नहीं है। तो AC की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई है 3 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 2.06 सेंटीमीटर है, दोनों को जमा कर ले 5.06 सेंटीमीटर। ये बेटा इन दोनों ट्राइंगल के सेंटर्स दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान फासला आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, in the adjoining figure measurement of angle PEF is equals to 20 डिग्री। इस फिगर के अंदर एंगल PEF यानी P से चले E से मुड़े F पे पहुंचे, ये वाला जो एंगल है वो 20 डिग्री है, ओके। H is the mid point of FG, H पॉइंट वो FG का मिड पॉइंट है, ओके। फाइंड एंगल PGH, P से चले G से मुड़े H पे पहुंचे, PGH, ये वाला एंगल बेटा हमने मालूम करना है। तो डाटा में लिखिए कि एंगल PEF 20 है और एंगल PGH को हमने मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? देखो मेरे बेटे, इस एंगल को मालूम करने के लिए इस एंगल का मालूम होना जरूरी है, ठीक है, और ये एंगल तब पता चलेगा जब आप इसको मेजर करेंगे, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये वाले जो ट्राइंगल है ना EPF, इसके अंदर आ जाइए, ट्राइंगल EPF। इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये बॉक्स नजर आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल 90 है और ये 20 है, ये हमने मालूम करना है। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं ट्राइंगल की कि सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 180, सही है। एंगल PEF, एंगल EPF, EFP एंड एंगल EPF, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। अब ये देखिए PEF की वैल्यू हमें दी गई है 20, EPF यानी जो F पॉइंट के ऊपर वाला है, ये वाला एंगल ये 90 है, ठीक है, और EPF ये जो P पॉइंट के ऊपर है इस ट्राइंगल का, वो है हमारे पास, तीनों का सम 180, ठीक है। इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इन दोनों को उधर जाकर माइनस कर दो तो EPF की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 70, ठीक है। तो पता चला कि जो ये वाला एंगल है, ये 70 डिग्री है। अगर ये 70 डिग्री है, ठीक है, तो जरा गौर करो, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे, ये देखो ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है और उस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है ना पूरा, वो होता है 180 में से ये पूरा 180 है, उसमें से एक हिस्सा ये 70 का है, तो ये वाला फिर कितना होगा? 180 में से 70 माइनस कर दो तो ये 110 का बनेगा। तो पता चला कि ये वाला जो एंगल है वो आपका 110 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही मैंने आपको बताया यहाँ पर कि स्ट्रेट एंगल एट पॉइंट P वो कितना है जी? EPG उसका नाम है, EPG ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, और ये 180 के बराबर होता है और ये दो एंगल का सम है, एक इस वाले एंगल का जो यहां से ये आ रहा है और एक इस वाले एंगल का ये एंगल, ठीक है, जिसका नाम है जी FPG या GPF उसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो एंगल EPG इज अ स्ट्रेट एंगल है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ EPF प्लस FPG। EPF कौन सा है? E से चले P से मुड़े और F पे आए, EPF। और FPG कौन सा है? F से चले P से मुड़े P पे पहुंचे, यानी ये एंगल और ये एंगल, यानी पूरा ये वाला और ये, इन दोनों का सम कितना? 180 है, ठीक है। सो EPG तो 180 है और EPF जो है वो 70 है, ऊपर मालूम किया हमने, और FPG को मालूम करना है, उसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि FPG मालूम होगा तो फिर जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो पता चलेगा। चलिए, तो 70 को इधर लाकर माइनस कर दीजिए 110, वो तो मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन प्रॉपर मेथड के साथ भी चलना होता है। 110 डिग्री आ गया। जब आपके पास ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री, अब आप इस ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, अब आपके लिए काम आसान हो गया। ये देखो बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर ना, ये जो ट्राइंगल है जी FPG,
इसके अंदर ये साइड ये PG और ये PF दोनों जो है ना वो बराबर है। भाई क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी सर्कल का एक सेंटर और सर्कल के एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, और ये भी सर्कल का एक सेंटर और एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और सर्कल के रेडियस कभी डिफरेंट हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये दोनों फिर बराबर होंगे, और अगर दो साइड बराबर हो एक ट्राइंगल के अंदर तो उनकी जो अपोजिट साइड होती है वो बराबर होती है। इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला है, ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल बराबर होंगे। इसको मालूम करना था, हम कह देते हैं जी x है इसकी वैल्यू, तो फिर ये भी कितनी होगी? ये भी x होगी। ठीक है, तो अगेन आप इसके ऊपर एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाइए कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि ये वाला 110 है, ये वाला x है, ये वाला x है। ठीक है, तीनों का सम कितना होगा? 180। सो यहां पे आप पहले बताएंगे कि PF और PG दोनों बराबर है, वजह रेडियस है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर ये दोनों बराबर साइड हैं तो इनके अपोजिट एंगल PFH और PGH, ठीक है, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो उसको हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू x है। राइट, अब हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है, x + 110। ये देखो, ये भी x, ये भी x और ये 110, तीनों का सम कितना हो गया? 180। 110 को जाकर उधर माइनस करो, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है ना, इसी तरह x + x 2x हो गया। तो 2x = 180 - 110, तो ये बन जाता है 70 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 जाके डिवाइड कर दो, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 मिलेगा। 35 डिग्री जो है वो हमारा आ गया एंगल बेटा जी PGH, जिसको हमने मालूम करना था। तो इस तरह से पहले हमने ये एंगल मालूम किया, 70 आया, फिर हमने देखा कि पूरा एंगल यहां से यहां तक स्ट्रेट एंगल बनता है 180 है, उसमें से 70 ये है, तो फिर बाकी कितना होगा? 110 डिग्री का, ये 110 आ गया। अब ये एंगल मालूम करना था, ये साइड और ये साइड इक्वल होने की वजह से इनके अपोजिट एंगल ये भी दोनों इक्वल होंगे, ये x तो ये भी x हो गया। इस तरह से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की, ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम 180 है, और वहां से x की वैल्यू निकाल ली हमने। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर ट्रायंगल ABC AB = AC। इस फिगर में जो ट्रायंगल ABC है उसमें A से लेकर B तक लेंथ और A से लेकर C तक लेंथ, ये दोनों लेंथ बेटा बराबर हैं। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल X एंड Y। एंगल X और एंगल Y की वैल्यू को आपने मालूम करना है। अब बात बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, किस तरह से हम X और Y की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गौर से बेटा, एंगल Y यहां मौजूद है, इसमें ये जो लाइन है ना ये टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है। ठीक है, और ये जो लाइन है ना ये वाली, ठीक है, ये सर्कल का कार्ड है, क्योंकि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, और ये एंगल बन भी रहा है इस कार्ड और इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, यानी जहां पे मिलते हैं दोनों। ठीक है, अच्छा, तो हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई सर्कल है ऐसा, ठीक है, और उसका कोई टेंजेंट है, और उसी पॉइंट पे जहां पे वो सर्कल को टेंजेंट टच कर रहा है वहां से एक कार्ड भी निकल रहा है ऐसे, सही है, और कार्ड और टेंजेंट के दरमियान में कोई भी एंगल है y। अब ये y एंगल दरअसल इस कार्ड और इस टेंजेंट के दरमियान में है। ठीक है, और हम जानते हैं कि कार्ड और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही एंगल जो है कार्ड सर्कमफेरेंस के साथ बनाता है, यानी यहां से अगर घूम के यूं आ जाएगा तो ये सर्कमफेरेंस से एंगल बना के आया, ये वाला कार्ड, इस वाले कार्ड ने सर्कमफेरेंस से ये एंगल बनाया है, तो ये एंगल भी वही होगा। लेकिन याद रखना, जिस सेगमेंट में y एंगल खुद मौजूद है उससे ऑपोजिट में बनाएगा ये एंगल, यानी देखो खुद y इधर मौजूद है ना, ठीक है, तो कार्ड ऑपोजिट सेगमेंट में जाके वही एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा? y। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर ये वाला देखें, ये टेंजेंट आ गया, ये कार्ड आ गया, ये हमारा एंगल y है। अगर ये एंगल y है तो ये कार्ड का ऑपोजिट जो एंगल बनेगा यहां पर इस सर्कमफेरेंस के साथ किसी भी एक पॉइंट पे, ये वाला, फिर ये y होना चाहिए। इसका मतलब ये भी कितना है? ये वाला, ये y है, लेकिन ये भी तो हमें मालूम नहीं है ना। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए फिर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, समझ गए? तो क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रही है ना, ट्रायंगल का सिर्फ एक एंगल दिया गया है 66 डिग्री का। अगर आपको ये एंगल मालूम करना है तो पहले इसका भी पता होना चाहिए, इसका पता होगा तो फिर आप इसको आसानी से मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आप y की वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते, सही है। अगर आप ये इसका जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाला जो हिस्सा है वो अप्लाई कर भी दें तो फिर भी आप डायरेक्टली इस y की वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला एंगल मालूम होगा तो y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये y इस वाले एंगल के बराबर आएगा। ठीक, तो ये वाला एंगल तब मिलेगा जब आपको ये एंगल पता होगा। इसका मतलब है कि पहले आपने ये वाला एंगल मालूम करना होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो अक्सर सोचते हैं कि हम ये स्टेप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक भी तो होती है, कोई रीजन भी तो होती है, कोई भी चीज बिना लॉजिक के तो नहीं होती ना। अगर हम ये स्टेप कर रहे हैं, पहले इस एंगल को मालूम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इस एंगल को हम मालूम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पहले ये एंगल मालूम करना है। तो उसकी लॉजिक बताइए बेटा आपको कि ये एंगल आपने मालूम करना है तो ये इसके बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू अगर आपको पता है तो फिर आप इसकी वैल्यू पता चल सकती है। इसकी वैल्यू पता चलने के लिए पहले ये एंगल पता होना चाहिए, इसलिए अभी हम पहले इस एंगल को मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे वो जरा गौर से देखो। ये देखो, अगर ये एंगल 46 है ना तो ये एंगल भी 46 होगा। भाई क्यों, कैसे, मैं बताता हूं। देखो, ये आपका सर्कल आ गया और ये आ गया एक टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है। ये वाला जो है ये एक कॉर्ड आ गया जी, ये आ गया हमारा एक कॉर्ड। अब देख लो यहां पर ये जो एंगल 46 है ना, यानी ये भी tan और इस कॉर्ड के दरमियान में ये एंगल है 46 डिग्री, ठीक है। इस टेंजेंट और इस कॉर्ड के दरमियान एंगल 46 है। तो मैंने क्या समझाया आपको कि जो एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान में होता है, कॉर्ड वही एंगल इधर सर्कमफेरेंस के साथ बनाता है। मतलब अगर यहां से ये बना के ये एंगल जाएगा तो ये जो एंगल बनाएगा सर्कमफेरेंस के साथ ये भी 46 होगा, लेकिन कौन से वाले सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में खुद मौजूद है उसमें नहीं, ऑपोजिट सेगमेंट के, यानी इस वाले सेगमेंट में। देखो ना, दो हिस्से हो गए ना साइकिल के, इस कॉर्ड से, एक उधर वाला एक इधर वाला। तो वो इससे ऊपर वाले में नहीं बनाएगा क्योंकि इससे ऊपर वाले में खुद मौजूद है, इससे नीचे वाले में बनाएगा यहां पर इसमें, तो ये 46 होगा। तो इससे पता चला कि ये टेंजेंट और ये कॉर्ड, इनके दरमियान एंगल 46 है। तो इस कॉर्ड का जो सर्कमफेरेंस एंगल बनेगा वो ये वाला है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा बेटा आपके पास, 46। तो पहले ये एंगल पता करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से ये एंगल मालूम कर लेंगे। जब ये 46 आ गया, अब देखो ये 66 है, ये 46 है, ये मालूम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये आपने मालूम कर लिया, इसको तीनों को सम कर लो तो उसमें वो बराबर होता 180 के, तो वहां से आपको ये एंगल मिल जाएगा। ये स्ट्रेटजी है। इसलिए मेरे बच्चों हमने जो स्टार्ट किया वो यहां से इसी एंगल से स्टार्ट किया है बाय यूजिंग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देख लो, ये वाला एक टेंजेंट और ये वाला कार्ड, ये दोनों क्या बना रहे हैं, एंगल 46। तो ये कार्ड सर्कमफेरेंस से जो एंगल बनाएगा वो भी 46 होगा, यानी ये वाला एंगल 46। तो ये मेरे बच्चों पहले हमने मालूम किया है, और हम लिखेंगे बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल DBB। BCD किधर है, BCD, ये देखो, ये B, ये C, ये D, ये वाला एंगल, एंगल BCD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल DBP, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये हमने लिखा, यहां से पता चला कि BCD बराबर है 46 के। ये मेरे बच्चों BCD 46 आ गया। जब ये आ गया तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों को सम करो ना तो आपको मिलेगा 180। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये DBC और BCD और CDB, इन तीनों एंगल को जमा किया तो 180। अब DBC की वैल्यू जो है वो हमारे पास हमें चाहिए ना, DBC इसकी वैल्यू हमें चाहिए ना, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें मालूम करनी है, इस वजह से हमने इसको इसी तरह लिखा। BCD की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, 46 है ये वाली, और CBD उसने खुद क्वेश्चन में दी है, ये CBD ये वाला 66 है, वो दी हुई है। इन तीनों का सम जो है 180 है। अब इन दोनों को उधर जाके माइनस करोगे ना, जमा होकर ये बन जाते हैं जी 112 उधर जाके माइनस कर दो तो 180 में से 112 गए तो 68 आता है। सो DBC ये मेरे बच्चों आ गया हमारे पास 68। अब देख लो जरा, अब हम दोबारा उसी के ऊपर आ जाएंगे। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था ना, अकॉर्डिंग टू ये जो क्या नाम था इस एंगल का जी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ये वाला y जो था इसके बराबर था। तो अब देख लो, क्योंकि हमने y की वैल्यू मालूम करनी थी, तो y देख लो, ये टेंजेंट आ गया, ये कॉर्ड आ गया। टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान जो एंगल है वही एंगल ये कॉर्ड सर्कमफेरेंस के साथ बनाता है, तो ये 68। तो y की वैल्यू यहां से 68 आ जाएगी। तो हम बता देंगे बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल QCD किधर है, QCD ये है, QCD यानी y वाला एंगल, वो बराबर किसके है, वो एंगल इसके है, DBC के, ठीक है। तो DBC इज इक्वल टू QCD। DBC 68 है और QCD को हमने y से रिप्रेजेंट किया तो y की वैल्यू 68 आ गई। ये आपको बेटा यहां से y की वैल्यू मिल गई है, समझ गए बेटा। ओके, अब ये मैंने एक एक को ना अलग अलग करके दिखाया है। देखो ये टेंजेंट और ये कार्ड है ना, तो ये कार्ड सर्कमफेरेंस से जो एंगल बनाएगा वो 46 होगा। अब ये टेंजेंट और ये कार्ड है ना, तो ये देख सकते हैं ये कार्ड सर्कमफेरेंस से जो एंगल बनाएगा वो भी y होगा। अगर ये y है तो ये y होगा। अब y की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली हुई है 68, तो y की वैल्यू फिर 68 के बराबर आ जाएगी। इस तरह से बेटा हमने वो y की वैल्यू को मालूम कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल है, ये देखिए
ये एक स्ट्रेट एंगल है, इसमें एक ये टुकड़ा है, दूसरा ये टुकड़ा है और तीसरा ये ट्रायंगल के अंदर का टुकड़ा ये वाला, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ना ABC, उसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इन तीनों एंगल का सम करें ना तो आपके पास इस तरह से ना 180 का एंगल बनता है। 3 टुकड़े कर लिए इसके, ये एक टुकड़ा आ गया एंगल का, ये दूसरा टुकड़ा आ गया और ये इसका तीसरा टुकड़ा आ गया। तो एक एंगल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो इन तीनों का सम कितना 180। सो एंगल स्ट्रेट एंगल बनता है, ये एंगल ABP, ये देखो ABP स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये बराबर होगा जी आपके पास एंगल ABC यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल CBD, कहां गया जी, CBD भी पढ़ सकते हैं, DBC भी पढ़ सकते हैं, बस इतना ख्याल रखना जिस पॉइंट पे एंगल है वो सेंटर में रखना है। DBC भी ठीक है, CBD भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा जी DBP यानी ये वाला तीनों का सम जो है वो 180 है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट एंगल 180 का इक्वल आ गया। एंगल ABC हमें नहीं पता, उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, और DBC जो है वो 68 है और DBP जो है वो 46 है। अब इन दोनों को इधर लाके माइनस कर दो तो ABC एंगल की वैल्यू आएगी 66। तो पता चला कि ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल है बेटा हमारे पास 66 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों एंगल मालूम किया, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत थी। ये अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है ना तो x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर एक भी एंगल गिवन नहीं था। ये वाला एंगल जो है वो आपके पास x है, ये 66 है, अभी हमने कैलकुलेट किया, वरना ये भी गिवन नहीं था, ये भी गिवन नहीं था, ठीक है ना। इसको हमने इस्तेमाल करना इसलिए पहले बना के इसको रख लिया। अब जरा देखो, इस ABC ट्रायंगल के अंदर उसने बोला था कि ये वाली जो साइड है AB और ये वाली जो साइड है AC, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है ना तो बराबर साइड के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसके अपोजिट बनता है ये वाला एंगल, इसके अपोजिट बनता है ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। अब इसको हमने कैलकुलेट कर दिया कि ABC एंगल जो है वो 66 है, तो फिर जो ACB एंगल होगा वो भी कितना होगा, वो भी 66 होगा, ठीक है ना। तो अब ये भी 66 है, ये भी 66 है। अगर हमने पहले ये मालूम कर लिया तो फायदा हो गया ना हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको चाहिए था हमें। तो ये भी 66 है, ये भी 66 है। अब इसकी वैल्यू निकालना कोई मसला नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 66 है, ये भी 66 है और ये x है, इनको जमा कर लो तो आपको जो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, जो AB साइड है वो AC साइड की इक्वल है, क्योंकि उसने खुद बताया हमें AB और AC दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो एंगल भी उनके अपोजिट बराबर होंगे, यानी ABC ये वाला एंगल और ACB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। रीजन क्या है कि इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ABC की वैल्यू तो हमने पहले से मालूम करके रखी, यहाँ पर ये वाली 66, इसीलिए हमने पहले मालूम करके रखी क्योंकि हमने यहाँ इस्तेमाल करनी है। 66 आ गई, तो फिर ACB होगा वो भी 66 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो फिर इस ट्रायंगल ABC के अंदर हम बेटा इसके ऊपर इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 180, तो एक एंगल 66, दूसरा एंगल भी 66, तीसरा एंगल x है, इन तीनों का सम 180 हो गया। अब देख लो 66 132 बन गया, x इसी तरह इक्वल टू 180, 132 उधर जाकर माइनस कर दो तो x की वैल्यू बेटा 48 आएगी। इस तरह से जो आपका अननोन एंगल था x, उसकी वैल्यू को भी आपने मालूम कर लिया।